आज से हम अपनी एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन एसए इलेक्ट्रीशियन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम तीसरे मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तीसरा मॉड्यूल है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक ज्ञान। आज हमारा ये पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। इस लेक्चर में 4 टॉपिक कवर होंगे बेसिकली। पहला होगा आपका, जैसे बेसिक समझेंगे हम कि वोल्टेज, ईएमएफ क्या होता है, धारा, करंट और रेजिस्टेंस, कि कोई भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ आपकी रिक्वायर्ड होंगी। रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा, धारा होगी, और वो किसकी वजह से होगी, ईएमएफ की वजह से। अगला टॉपिक फिर हमारा होगा ओम्स लॉ का। ओम्स का सिद्धांत हम देखेंगे। फिर है कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे वैद्युतिक शक्ति क्या होती है और वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती है, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये देखने वाले हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कार्य क्या होता है, वर्क डन, फिर शक्ति यानी कि पावर और ऊर्जा, और इनके आपस के रिलेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी यूनिट भी बहुत बार पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। इजी है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसमें से, क्योंकि बेसिक हो गया आपका ये। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के लिए क्या हमें पहले सर्किट का पता होना चाहिए। सर्किट का मतलब होता है विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट को बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो एक सर्किट के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो एक कंप्लीट पाथ आपका होना चाहिए। कंप्लीट पाथ हो जाएगा तो सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर होगा एक तो पहला आपका बैटरी, कोई भी बैटरी कनेक्टेड होगी। वो बैटरी किस लिए होती है, उसको बोलते हैं ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ आगे हम देखेंगे। और आई क्या है, इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा जिसे हम बोलेंगे धारा। ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस इसके अंदर होना चाहिए, रेजिस्टेंस होगा आर, आर को बोलेंगे प्रतिरोध। ये अब हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि एक सर्किट के अंदर, एक सिंपल विद्युत परिपथ के अंदर 3 चीज़ आपकी रिक्वायर्ड हैं। क्या क्या है, एक ईएमएफ होना चाहिए। ईएमएफ क्या है, विद्युत वाहक बल जिसे हम बोल रहे हैं। किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। जो करंट फ्लो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो धनात्मक टर्मिनल है उससे ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। ठीक है। बीच में क्या है, ये स्विच लगा हुआ। स्विच किस लिए यूज होता है, स्विच होता है सर्किट को बनाने के लिए, मतलब इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए, जोड़ने के लिए या फिर तोड़ने के लिए। अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो आपका पंखा, फैन ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाती है। कैसे, क्योंकि आपका जो पाथ है वो ब्रेक हो जाता है, जो रास्ता है वो आपका टूट जाता है, इसलिए। तो और दूसरी चीज़ क्या है, धारा, जिसे हम करंट बोल रहे हैं। तीसरी है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी कि 3 चीज़ आपके सर्किट के लिए ज़रूरी हैं। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो भी आपकी धारा, जो करंट है, करंट जिसे हम आई यानी कि जो धारा है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी वोल्टेज के। करंट जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहेगा, बशर्ते क्या है, यानी कि टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। और जो है, अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आई हो जाएगा V/R। आर क्या है, रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध बोल रहे हैं। आर आपका प्रतिरोध हो गया, आई आपकी धारा होगी, और वी आपका ईएमएफ हो गया। इससे आगे हम और डिटेल में समझेंगे। आगे क्या, अब इनकी यूनिट, ये एक इम्पोर्टेंट है। जो यूनिट है ये आपकी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन इस यूनिट से ही पूछे गए हैं। वी, जो आपकी वी है वोल्टेज, इसकी यूनिट आपकी वोल्ट। जो करंट है, जो धारा है, इसकी है एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है, इसकी यूनिट होगी आपकी ओम। इसकी यूनिट आपकी किस में होगी, ओम में। ये यूनिट, ये टेबल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ हमने देख लिया। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो इसके लिए याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये है ओम्स लॉ ट्रायंगल। ओम्स लॉ ट्रायंगल क्या कहती है कि जैसे एक ट्रायंगल बनी है, ये इसमें हम जो ट्रायंगल बनी है, वोल्टेज आपकी, वोल्टेज आपको ऊपर रखनी है IR। तो जब हमें वोल्टेज निकालनी हो तो क्या हो जाए, V इज इक्वल टू IR। अगर हम V को ढक लेंगे इस ट्रायंगल, ये सिर्फ याद करने की टेक्निक है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। क्या है, जैसे V, अगर हम V को ढक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है, IR। तो ये IR आ जाएगा आपका, V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर आपको R फाइंड आउट करना है तो R क्या है, V/I। V ऊपर है, I नीचे है,
तो आर अगर हम निकालेंगे यहीं से वी बाई आई हो जाएगा। आर आपका क्या हो गया, वी बाई आई। और अगर हम आई निकालेंगे तो क्या दिख रहा है, वी बाई आर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इसी फार्मूले की, v इज इक्वल टू आई आर की। और ये v इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आया है, ये आया है आपका ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या था, ओम्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा था कि जो I है आपका करंट है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू v, अगर इसको हटा देंगे तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू आपका आई आर के बराबर है। यही आपका ओम्स लॉ है। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार v दे देते हैं, I दे देते हैं, R पूछ लेते हैं, वोल्टेज दे दिया आपको, करंट दे दिया, रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। इसी बेस पे क्या है, एक छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक सर्किट दिया गया है। सर्किट के अंदर आपका क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध दिया है 1 किलो ओम का, और जो वोल्टेज आपकी है 1.5 वोल्ट, यानी कि V हो गई आपकी 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R हो गया आपका 1 किलो ओम। किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम, किलो ओम का मतलब हो गया 1000 ओम। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना आपको करंट। करंट कितना होगा, अभी हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V कितना है आपका 1.5 है, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 1.5 मिली, 1000 बटे 1000 हो तो क्या होता है वो मिली, उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युतिक शक्ति या ऊर्जा। वैद्युतिक शक्ति क्या होती है कि जो पावर है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और धारा का जो गुणनफल है उसे ही हम वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। तो वैद्युतिक शक्ति क्या होगी, P पावर होगी ना आपकी, तो इसको बोलेंगे P इज इक्वल टू V इंटू, यानी कि वोल्टेज और जो धारा का जो गुणनफल है उसे ही हम वैद्युतिक शक्ति बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है आपकी, यूनिट आपकी वाट हो गई। ठीक है, तो P को वोट मीटर कैसे मापेंगे, वोल्टेज, वाट को मापने के लिए जो वैद्युतिक शक्ति है इसको मापने के लिए क्या वाट मीटर यूज होता है। वाट मीटर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा हमारे सिलेबस में, एम मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, सारे के सारे। वोट मीटर क्या है, पावर, यानी कि जो वैद्युतिक शक्ति है P यानी कि किस में है, वाट में, उसको मेजर करने के लिए हम वाट मीटर का यूज करेंगे। तो अभी हमें पढ़ा था कि जो पावर है वो क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। जो पावर है आपका वो वोल्टेज और धारा का ही तो गुणनफल है, बिल्कुल है। लेकिन अभी ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था कि जो V है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, तो I इंटू आर इंटू आई हो गया, तो ये क्या है I का स्क्वायर, I स्क्वायर इंटू आर हो गया। यानी कि जो पावर है आपकी, पावर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो गए। जैसे पावर क्या है, V इंटू आई था, और अगर V को हम आई आर लिख देंगे तो ये क्या है I स्क्वायर आर की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, और अगर हम मॉडिफाई करें इस रिलेशन को, P क्या था हमारा, P तो V इंटू आई था, वोल्टेज और धारा का गुणनफल ही था। तो I को क्या लिख सकते हो, ओम्स लॉ से हमने देखा था। ये कैसे याद रहेगा, ये आपकी जो ट्रायंगल थी ना, V ऊपर था, I यहाँ पे था, R यहाँ पे, तो कुछ भी निकाल लो। अगर I निकालना तो क्या था, V बाई आर था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, तो ये हो जाए V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये डिफरेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, वैद्युतिक शक्ति की। क्या होगी, पहला तो P इज इक्वल टू कितना था, वी आई, इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर, और इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर। तीनों के तीनों बराबर हैं। ये किसके फार्मूले हो गए आपके, पावर के, यानी कि जो वैद्युतिक शक्ति है इसके डिफरेंट फार्मूले हो गए। इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। आगे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वैद्युतिक ऊर्जा। अगर हम जो पावर निकाली है, वैद्युतिक शक्ति को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वह होगी आपकी वैद्युतिक ऊर्जा। यानी कि जो वैद्युतिक ऊर्जा क्या होगी आपकी, वैद्युतिक शक्ति इनटू टाइम, समय। यानी कि जो पावर है ऊपर कैलकुलेट की थी, अगर टी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी वैद्युतिक ऊर्जा आ जाएगी। उसकी यूनिट क्या थी, उसकी यूनिट थी वाट, और टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर। तो अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट आवर। तो वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई क्या होगी आपकी, वाट आवर हो गई। लेकिन अगर इसकी व्यवसायिक इकाई की बात करें तो वो है किलोवाट आवर, जिसे हम यूनिट बोलते हैं। जो हमारा बिजली का बिल आता है वो आता है किलोवाट आवर के बेस पे। ठीक है, अब ये डिफरेंट यूनिट है। क्या यूनिट है, इसी को बोलते हैं हम BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो जर्नली यूज होती है। यानी कि किलोवाट जो आवर पर यूनिट वाली जो यूनिट है यही यूज होती है।
तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? अगर 1000 वाट का सोर्स 1 घंटे तक रन करता है, जैसे अगर हम मान लें कि 1000 वाट का लैंप 1 घंटे तक जलाने पर जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट भी बोला जाता है आपको। तो 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 1000 वाट का अगर सोर्स से 1 घंटे तक चले तो 1 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी, यानी कि 1 यूनिट एनर्जी आपकी स्पेंट हो जाएगी, यानी कि जो 1 यूनिट का बिल आएगा आपका। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर क्या दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 750 वाट की उसकी कैपेसिटी है, 750 वाट लोड लेती है, वो 250 वाट के ऊपर काम कर रही है, 250 वोल्ट पर काम कर रही है, जिसे 90 मिनट तक उपयोग किया गया, तो वैद्युतिक ऊर्जा कितनी खपत होगी? यानी कि 3 चीज़ हमें दी हुई हैं। क्या शक्ति दी हुई है? 750 वाट की दी हुई है, वोल्टेज हो गया आपकी 250 और टाइम कितना दे दिया? 90 मिनट। अब जो वैद्युतिक ऊर्जा का क्या फार्मूला था आपका? सीधा सा फार्मूला था वैद्युतिक ऊर्जा का, क्या था? शक्ति, वैद्युतिक शक्ति यानी कि P इंटू टाइम, यही तो था, P इंटू टी था ना। तो 750 इंटू 90 मिनट के क्या घंटे बना लिए जाएंगे? 1.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 इंटू 1.5, यानी कि ये हो गया आपका 1125, यानी कि 1.125 किलोवाट आवर आपकी वैद्युतिक शक्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क क्या होगा आपका? कार्य। वर्क को बोलते हैं कार्य, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु पड़ी हुई है आपकी, अब उसको विस्थापित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फोर्स लगाया गया है। तो यहाँ से यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि फोर्स इंटू विस्थापन, कितनी दूरी पर ले जाया गया है, तो वो हो गया आपका कार्य। यानी कि कितना कार्य हुआ है, कितना आपने बल लगाया और कितनी दूरी तक उसको खिसका दिया, ऐसी इज द डिस्टेंस। तो फोर्स बल इंटू विस्थापन, तो ये हो गया आपका कार्य। कार्य को क्या है? W लिख देते हैं, W होता है वर्क। ठीक है, अगर हम इकाई की बात करें तो FPS सिस्टम, इकाई को मापने के लिए 2 सिस्टम होते हैं। FPS हो गया आपका, एक होता है CGS। FPS और CGS क्या है? इसका मतलब है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। फुट आपका क्या है? डिस्टेंस के लिए यूज होगा, पाउंड आपका वेट के लिए, वजन के लिए यूज होगा, और सेकंड क्या है आपका? समय के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से। तो ये यूनिट, ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना कि जो 1 ग्राम सेंटीमीटर है वो आपका 1 डाइन के बराबर होगा, और जो 1 डाइन है वो होगा 10 की पावर 7 अर्ग्स। अर्ग यानी कि अगर हम जो वर्क का भी पढ़ा था हमने, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? अर्ग है। इसकी छोटी इकाई का नाम है अर्ग। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो रिलेशन है, कई बार, बहुत बार ये रिलेशन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि 1 डाइन क्या है, किसके बराबर होती है? वो होती है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। ऐसे जो थर्ड सिस्टम आपका, तो इसमें क्या है? 1 किलोग्राम किसके इक्वल हो गया? 9.81 न्यूटन के। ठीक है, ये रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें तो, ये वाले रिलेशन 1 ग्राम सेंटीमीटर 1 डाइन के बराबर होगा, 1 डाइन आपका 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा, और कार्य की सबसे छोटी इकाई का नाम है आपका अर्ग। कार्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या हो गया आपका? अर्ग हो गया। और जो तीसरा रिलेशन है ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 किलोग्राम है 9.81 न्यूटन के। ये रिलेशन पूछे जाते हैं, इसमें से और कुछ नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन पूछेंगे आपसे कि 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 किलोग्राम किसके बराबर है, तो 1 जूल हो जाएगा आपका 1 न्यूटन मीटर के। फिर अगला टॉपिक आपका शक्ति यानी कि पावर। जो कार्य करने की दर है, जो कार्य क्या किया था कि फोर्स लगाया था और कुछ डिस्टेंस पे आपने डिस्प्लेस किया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, विस्थापन, बल इंटू विस्थापन क्या था आपका? कार्य आ गया था W। तो ये कह रहा है कि कार्य करने की दर अगर डिवाइड बाई टाइम कर दे, इसको, दर का मतलब होता है समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं पावर। अगर पावर निकालनी है तो जो वर्क आपने किया था डिवाइड बाई टाइम, लेकिन वर्क क्या था? जितना फोर्स लगाया था, जितना बल लगाया था, इंटू विस्थापन बटे में समय, तो ये आ जाएगी आपकी शक्ति, जिसे हम बोल रहे हैं पावर। इसकी भी अलग अलग यूनिट है। अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे तो डाइन
पर सेकंड की ये होगी। ऐसे ही 1 kg MKS सिस्टम की बात करेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन हो गया। इसमें से ये इम्पोर्टेंट आपका जो 1 जूल सेकंड है, 1 वाट किसके बराबर हो गया, 1 जूल पर सेकंड के। कैसे, जो W था आपका वो क्या था, पावर क्या थी, पावर जो अभी निकाली थी W/T, यही तो थी आपकी। अब जो वर्क डन की जो यूनिट थी वो क्या थी, जूल पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। ये आ गई आपकी जूल पर सेकंड। जो यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई हो जाएगी आपकी क्या है, हॉर्स पावर। जैसे जो हमारी बड़ी मोटर होती है वो क्या है, हॉर्स पावर के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी पावर को, वो हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर किसके बराबर होगी आपकी, अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो किसके बराबर होगी। हॉर्स पावर में भी क्या है, 2 यूनिट आपकी, एक होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP और दूसरी होती है ब्रेक हॉर्स पावर। जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है वो जैसे पंप पे कोई भी इंजन आपका काम कर रहा है, जो इंजन काम कर रहा है वो किसने, उसने कितनी पावर जो उत्पन्न की है उसे हम बोलेंगे इंडिकेटेड। और उसमें से क्या कुछ पावर, जैसे आपकी शाफ्ट जो रोटेट करेगी उसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस्ट हो जाएगा, कुछ क्या है पावर आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो उसमें से अगर IHP में से को क्या है, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा उसको काट देंगे तो यह हो जाएगी आपकी ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर में क्या है, घर्षण की वजह से जो हानि होती है वो होती है, यानी कि जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि अभी हमने देखा जो इंडिकेटेड वाली है, इंडिकेटेड वाली है उसमें क्या है, उसमें से कुछ ना कुछ लॉस होगा, किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। घर्षण की वजह से जो लॉस होगा उसकी वजह से क्या है, फिर आपकी ब्रेक हॉर्स पावर आपकी बच जाएगी, यानी कि जो IHP है वो ग्रेटर देन है BHP से। अब ये रिलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 1 हॉर्स पावर है वो 740 वाट के बराबर होता है। अगर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो ये होगा आपका 735.5 वाट के बराबर। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे है 1 मैट्रिक हॉर्स पावर, ये कोई ज़्यादा वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ सकते हो आप आराम से। अगला टॉपिक आपका ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी मतलब किसी कार्य को संपादित होने पर लगाया गया शक्ति और समय। शक्ति और समय का गुणनफल करोगे तो आपकी क्या है, ऊर्जा आ जाएगी। शक्ति क्या थी आपकी, वर्क डन था, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम था, इनटू टाइम करोगे तो आपकी ऊर्जा आ जाएगी। ऊर्जा की इकाई आपकी क्या होगी, ऊर्जा की इकाई आपकी होगी जूल, ठीक है। ये हो जाएगा ऊर्जा की मुख्य इकाई कार्य और ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो कार्य वर्क डन था और ऊर्जा दोनों की SI यूनिट की अगर हम बात करें तो दोनों की इकाई आपकी जूल है। अब ऊर्जा क्या है, 2 टाइप की हो सकती है आपकी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई भी चीज़ फिक्स है, कुछ हाइट के ऊपर रखी हुई है तो वो हो गया आपकी स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे बाइक मूव कर रही है, पानी वाटर आपका मूव कर रहा है नहर के अंदर, तो वह हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये 2 टाइप की आपकी ऊर्जा होती है, ठीक है। यहाँ से आपका जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।